हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं समाधान सीरीज, और समाधान सीरीज की खास विशेषता है, जैसे में हम लोग बात करें तो जो पीआरटी में 120 प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज से, उसको हम लोग कवर करेंगे। और जितने भी कॉमन पेपर हैं जहाँ से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे भी हम लोग कवर करेंगे। ये सारे प्रश्न हम लोग जो देख रहे हैं घटना चक्र में इकट्ठा दिया गया है। विगत 32वीं से लेकर के 69 70वीं बीपीएससी तक आपके सारे जो मॉडर्न इंडिया में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका एक रिवीजन ही कहिए। और जो हम लोग प्रश्न यहाँ पर करेंगे उसमें सबसे बेहतर व्याख्या होगा, क्योंकि व्याख्या में हम कोशिश करेंगे कि आपने जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी का अध्ययन किया होगा और विगत जो 3 चरणों में जो एग्ज़ाम हुआ है, उन सारे प्रश्नों को जब आप विगत जैसे बनाएंगे या आप 4.0 का जब एग्ज़ाम देंगे तो प्रश्न अगर पूछे तो आपसे छूटे नहीं, है ना। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास है, और आधुनिक भारत के इतिहास में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न कहता है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। प्रथम वायसराय की बात कर रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, डियाज हो जाएगा, अल्मीडा हो जाएगा, वास्को डी गामा और अल्बुकर्क। 4 ऑप्शन में हमें ये चुनना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न का पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, ये हमें चुनना है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है अल्मीडा। अल्मीडा हो जाएगा। अल्मीडा भारत में वायसराय बनकर के आने वाला पहला ये वायसराय होता है। इसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम है, और यह भारत में वायसराय बन के 1505 में आया, और 1505 से लेकर के 1509 तक यह वायसराय के रूप में भारत में काम किया। और यही वजह होता है कि अल्मीडा को यहाँ पर प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कहा जाता है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कहा जाता है, और पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक भी अल्मीडा को ही कहा जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक भी अल्मीडा को कहा जाता है। यहाँ से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सवाल बनता है, जो बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कौन ऐसा पुर्तगाली वायसराय था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था, यानी कि नीले पानी की जो नीति है, नीले पानी की नीति किसने लागू किया था, जिसको हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी, और ब्लू वाटर पॉलिसी इसी अल्मीडा ने ही, यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही लागू किया था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीले पानी की नीति। कहने का मतलब है कि पुर्तगाली जब भारत में आए, भारत में आने के बाद जब ये वायसराय बने, तो इन्होंने सबसे पहला एक काम किया। इन्होंने ये काम किया कि इन्होंने सागर में प्रभुत्व स्थापित कर ली, और सागर में ये इतने शक्तिशाली हो गए कि अरब व्यापारियों को, और साथ ही साथ अगर भारत के व्यापारी भी अगर नाविक ले जा रहे हैं, अगर कोई ऐसा सामग्री ले जा रहे हैं, तो उनको परमिट लेना पड़ता था पुर्तगालियों से। इतने शक्तिशाली हो गए थे, पुर्तगाली से परमिट लेना पड़ता था। यहाँ तक कि भारत के व्यापारियों को भी और अरब के व्यापारियों को भी काली मिर्च और बम और गोला बारूद का व्यापार करने का इजाज़त नहीं था। सिर्फ और सिर्फ केवल पुर्तगालियों को ही इसका अधिकार प्राप्त था। इसका मतलब ये था कि ये लोग सागर में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, जिसके वजह से पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहा जाता है। जिसके वजह से पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहा जाता है इसको। और इसी के समय में पहला जो फैक्ट्री स्थापित हुआ, यानी कि पुर्तगालियों का जो पहला फैक्ट्री स्थापित हुआ, पहला फैक्ट्री था कालीकट में था। बाद में किसी कारणवश
जमोरिन जो था वहाँ का सम्राट था कालीकट का। जमोरिन इस कालीकट को जो फैक्ट्री जो स्थापित किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, उसको बंद ही करवा दिया। बाद में पुर्तगालियों ने इसका दूसरा जो फैक्ट्री है कोचीन में स्थापित की, है ना। दूसरा जो फैक्ट्री है इसे कोचीन में स्थापित किया। तो ये संबंधित है अल्मीडा से। अगर अल्मीडा से संबंधित अगर प्रश्न पूछे दे तो आपसे छूटेगा नहीं। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क कहने का मतलब है कि भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का जो दूसरा वायसराय था यह अल्बुकर्क ही था। अल्बुकर्क जिसका नाम जो हो जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो है ना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम है, अल्बुकर्क। और इसी को यहाँ पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। एक चीज़ और भी देखिए, यही अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपनी राजधानी कोचीन में स्थापित कर ली। इसी ने अपनी राजधानी जो है कोचीन में स्थापित कर ली। और इतना ही नहीं, इससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं 1510 ईस्वी की बात है। 1510 ईस्वी में इसने गोवा छीन लिया और गोवा छीना बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही से। इसने गोवा छीना बीजापुर के शासक है जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाही। पूछा जाता है यूसुफ आदिल शाही से इसने गोवा को छीन लिया। कब? 1510 में। और बाद में यही गोवा पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र बना। और बाद में 1530 की बात है, 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को ही अपना मुख्यालय बना लिया। गोवा को ही अपना मुख्यालय बना लिया। इतना ही नहीं, ये गोवा जो है, गोवा में ही पहली बार चर्च की स्थापना किया गया। चर्च की स्थापना जो है यहीं पर किया जाता है, यहीं पर। और इतना ही नहीं, प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा पहली बार किया गया, इसी गोवा में ही किया गया। यहीं पर प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना किया गया, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया, है ना। और एक चीज़ और भी देख लीजिए आप लोग, अल्बुकर्क के बारे में एक चीज़ और भी हम लोग देखेंगे। कहा जाता है यहाँ पर कि सबसे पहले, एक चीज़ पहले देख लीजिए, सबसे पहले भारत में जो यूरोपीय कंपनी जो आई थी वो पुर्तगाली ही था। वह कौन था? पुर्तगाली था। कभी कभी आपसे क्रम पूछा जाता है सीरीज में बताइए। तो सीरीज में एक आपके पास ट्रिक है, आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, जिसको हम लोग पुड अ डेफरा कहते हैं। याद रखिएगा, है ना, पुड अ डेफरा। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आया, उसके बाद भारत में डच आता है, उसके बाद भारत में अंग्रेज आता है, और अंग्रेज के बाद भारत में डेनिश आता है, और डेनिश के बाद भारत में फ्रांसीसी आता है। और आपको ये बात पता होगा कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आया और सबसे अंत में गया 1961 के लमसम ये यहाँ से क्या करता है, चला जाता है ना। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि सबसे पहले भारत में कौन आया, तो ये पुर्तगाली है, यहीं आता है। पुर्तगाली के बाद डच आया, डच के बाद अंग्रेज आया, अंग्रेज के बाद डेनिश आया, और डेनिश के बाद फ्रांसीसी आता है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वास्को डी गामा। सबसे पहला जो पुर्तगाली यात्री था यही वास्को डी गामा था। और वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत आया। ये 1498 ईस्वी में भारत आया। और आपको पता होगा कि अफ्रीका के सबसे निचले जो हम लोग तट देखते हैं, जिसको कहा जाता है
है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्माशा, उत्माशा अंतरीप बोलते हैं। और यही उत्माशा अंतरीप पर ही एक भारत का व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मनीद, जिसका नाम था अब्दुल मनीद। यानी कि वास्को डी गामा को ये बात पता ही नहीं था, पता था एक्चुअली, लेकिन जाने का जो रास्ता था इसके पास उतना ज्ञान नहीं था। और यही वजह था कि जब वास्को डी गामा को जब ये मुलाकात होता है अब्दुल मनीद से, तो अब्दुल मनीद जो है भारत ले जाने का रास्ता बताता है, जिसके वजह से अब्दुल मनीद को पथ प्रदर्शक कहा जाता है। इसी को पथ, है ना, रास्ता बताने वाला कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है। यानी कि सहायता जो दिया, सहायता जो किया वास्को डी गामा का, उसका नाम था अब्दुल मनीद। और अब्दुल मनीद जो है यह भारत का एक, है ना, भारत का एक क्या है, एक व्यापारी था, एक व्यापारी। और जब ये अब्दुल मनीद वास्को डी गामा को केरल की कालीकट पर ये पहुंचा, कालीकट पर, तो कालीकट के एक राजा थे जिनका नाम था जमोरिन, और जमोरिन ने उनका बहुत ज़्यादा स्वागत किया, जमोरिन ने इनका बहुत ज़्यादा स्वागत किया। और भारत से इन्होंने काली मिर्च लेकर के ये पुर्तगाल पहुंचते हैं, जहां पर इनको 60 गुना लाभ होता है। इतने सारे पैसे वो कमाए थे, जिससे प्रभावित होकर के दूसरा यात्री भी भारत आता है, और दूसरा पुर्तगाली यात्री है, उसका नाम है ना, नाम भी देख लीजिए, नाम है अल्ब्रेज कैब्राल, नाम है कैब्राल। ये दूसरा पुर्तगाली यात्री है, दूसरा पुर्तगाली यात्री है अल्ब्रेज कैब्राल, जो भारत आता है यहाँ पर, है ना। चलिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा अल्मीडा, है ना। तो चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, अगर आप लोग ज़्यादा बोर होइएगा, है ना, तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं देंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा बोर होइएगा तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं देंगे, जैसे आप कमेंट्स में लिखिएगा उसी के अनुसार होगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप 4.0 में कंप्लीट कर जाए, तो मेरा मकसद यही है ना, कि वहीं पे काम किया जाए जहां से प्रश्न पूछने की संभावना हो। जैसे आप देख सकते हैं, यह 65वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, यह 65वीं बीपीएससी में प्री में पूछा गया सवाल है। 2019 में पीटी का एग्जाम हुआ था, उसी समय यह सवाल पूछा गया था। और प्रश्न देखिए, कहता है कि बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर कहता है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली का उपयोग कौन करता था? जैसे आपको पता होगा, सोमालिया के जो लोग थे, जिनको समुद्री लुटेरा कहा जाता है ना, इतनी गरीबी थी, इतनी बेबसी थी कि वो लोग, जितने भी अंग्रेजी सरकार होते थे या जितने भी जो व्यापारी होते थे, व्यापारियों का ये लोग क्या करते थे, नाव को, है ना, दिन दहाड़े लूट लेते थे। कुछ लोग ऐसे थे कि 4 घंटे के अंदर में ही बड़ा बड़ा नाव को ये लोग खाली कर देते थे, इस तरह से। और यही वजह था कि सोमालिया के लोगों को समुद्री लुटेरा कहा जाता था, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? क्या डच करता था, या फ्रांसीसी करता था, या पुर्तगाली करता था, या अंग्रेज करता था, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक? कौन करता था? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ना। तो देखिए, ये हो जाता है, इसका आंसर पुर्तगाली हो जाता है ना। पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता है। जैसे में अगर आप देखिएगा, सबसे ज़्यादा दुश्मनी पुर्तगालियों को किससे थी? अरब के व्यापारियों से। अरब के व्यापारियों के द्वारा ही जो रास्ता था उसको ब्लॉक करने की वजह से एक नए मार्ग का खोज किया गया। और पुर्तगालियों को ये बात पता था कि अरब के व्यापारी जो हमें सामान दिया करते थे भारत से, वो अधिक दाम पे, 10 गुना 50 गुना दाम पे बेचते थे।
और जब ये खुद और ये पुर्तगाली जब भारत आ गए तो ये तो चाहेंगे कि हमारा व्यापार पर एकाधिकार स्थापित हो जाए, और एकाधिकार स्थापित करने के लिए जो हुगली है, हुगली पर ये अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। अगर कोई व्यापारी नाव से अगर जाए तो क्या करते थे, पुर्तगाली के लोग जो है, पुर्तगाली के जो सेना है, उन नाव को लूट लेता था। और यहाँ तक कि इनकी शक्तियाँ इतना ज़्यादा समुद्र में बढ़ गई जिसके वजह से परमिशन लेना पड़ता था नाव को। यहाँ तक कि भारत के व्यापारी भी अगर व्यापार कर रहे होते हैं तभी भी उनको पुर्तगालियों से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ती थी। और इतना ही नहीं, ये समुद्र में, ये सागर में इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे कि किसी भी नाव को ये लूट सकते थे आसानी से। और यही वजह था कि इनको सागर का स्वामी कहा गया, यही वजह था इनको सागर का स्वामी कहा गया। पुर्तगालियों का बहुत बड़ा योगदान है भारत में। जैसे कुछ योगदान की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, तंबाकू का जो खेती होता है यहाँ पर भारत में, तंबाकू यही लेकर के आए थे पुर्तगाली ही। आलू है ना, सारे सब्जियों में मिक्स हो जाता है, सारे सब्जियों में सुटेबल बैठ जाता है आलू, और आलू भी पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था। और गन्ना भी लाया गया था। और जो हम लोग लाल मिर्च खाते हैं, लाल मिर्च भी पुर्तगालियों के द्वारा ही आया। और इतना नहीं, पपीता भी जो हम लोग खाते हैं, पपीता भी पुर्तगालियों का ही देन है। यहाँ पर पुर्तगालियों ने सबसे पहले गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की यहाँ पर। और इतना ही नहीं, आपको ये बात पता होगा कि पुर्तगालियों ने दहेज स्वरूप बम्बई को अंग्रेजों को दे दिया, क्योंकि पुर्तगाली एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन नाम था इनका। कैथरीन का विवाह हुआ है ना चार्ल्स द्वितीय से विवाह हुआ, जो ब्रिटेन के राजकुमार थे। और पुर्तगाली राजकुमारी होने की वजह से पुर्तगालियों का जो कब्जा था मुंबई में, वो मुंबई दहेज स्वरूप किसको दे दिया, अंग्रेजी सरकार को दे दिया, है ना। किसको दिया, तो अंग्रेजी सरकार को यहाँ पर दे दिया गया। और सबसे पहले आपको ये बात पता होगा कि पुर्तगाली भारत में आए और सबसे अंत में गए। सबसे अंत में कब गए, तो यहाँ पर देख लीजिए, 1961 में गोवा दमन दीव पर अधिकार था। उस समय तक जबरदस्ती भारतीय सेनाओं के द्वारा इनको वहाँ से निकाल करके खदेड़ा गया, भगाया गया। 1961 तक ये पुर्तगाली भारत में ही कब्जा किए हुए थे, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 3रा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और 3रा जो प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, किसे किया था, है ना। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो हॉकिंस हो जाते हैं, है ना, हॉकिंस है। दूसरा ऑप्शन सर टॉमस रो हो जाएंगे, एडवर्ड टेरी हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। आंसर जो है इसका सही ए हो जाता है, हॉकिंस सही है। उस समय ब्रिटेन में जेम्स प्रथम शासक थे, और जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के ये भारत आया, हॉकिंस भारत आया। हॉकिंस जो है यह भारत आया, और भारत ये पहुंचता है 1608 में। और 1608 में मुगल बादशाह था जिसका नाम था जहांगीर। जिसका नाम क्या था, जहांगीर था। ये लोग बहुत ही शक्तिशाली थे इस समय तक। इस समय किसी भी यूरोपीय कंपनी को इतनी क्षमता, इतनी औकात नहीं थी कि इनके सामने कुछ बोल सके और कुछ कर सके बिना इनकी इजाज़त से, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मुगल बादशाह इस समय तक थे। तो ये जो हॉकिंस है, जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के भारत आया, और जहांगीर के दरबार में यह 1908 में शामिल हुआ। और ये जो हॉकिंस है, पूछा जा सकता है कि कौन सा नाव से आया, उस नाव का नाम क्या है। तो हॉकिंस जिस नाव से आया उसका नाम है हेक्टर। हेक्टर जो है
ये पानी वाला जहाज है जिससे ये आया था। इसके साथ एक और भी नाव था जिसका नाम है रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन नाम है ना, रेड ड्रैगन नाम है। अब जरा सोच के देखिए, हॉकिंस बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था, ज्ञानी था, है ना, और लॉजिकल भी आदमी था, और साथ ही साथ इसके पास जो प्रमुख विशेषता थी वह फारसी का सबसे बड़ा ज्ञाता था। फारसी का सबसे बड़ा ज्ञाता था। इतना काफ़ी है मुगल बादशाहों को रिझाने के लिए। और यही वजह है कि फारसी का ज्ञान होने के वजह से जहांगीर हॉकिंस से बहुत प्रभावित हो गया, और हॉकिंस से प्रभावित होने के बाद उसने 400 का मनसब प्रदान कर दिया, यानी कि इज्जत और मान सम्मान जो है इस हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा दिया गया। और इतना ही नहीं, जहांगीर के द्वारा इस हॉकिंस को खान की उपाधि भी दी गई, खान की उपाधि दी गई। उतना ही नहीं, हॉकिंस ने इस व्यक्ति को फिरंगी खां भी कहा, इसको फिरंगी खां भी कहा, और इसको इंग्लिश खान भी कहा, इसको इंग्लिश खान भी कहा गया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और जहांगीर उस समय 1608 की बात है, उस समय मुगल बादशाह थे। और 1605 में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 1605 में, तो इस समय अकबर की मृत्यु हो जाती है, और अकबर के बाद ये जहांगीर जो है गद्दी पे बैठते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं सर टॉमस रो। ये सर टॉमस रो जो है यहाँ पर, है ना, सर टॉमस रो की अगर बात करें तो ये 1615 में ये भारत पहुँचते हैं, और ये भी जेम्स प्रथम के है ना राजदूत बन करके पहुँचते हैं। कहाँ पर? तो जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में ये पहुँचते हैं, है ना। ये भी सर टॉमस रो जो है कब? तो 1615 में जेम्स प्रथम का राजदूत बनके ये जहांगीर के दरबार में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। जहांगीर के दरबार में ये शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, हॉकिंस से एक उद्देश्य आता है। हॉकिंस को लगता है कि हम अगर मुगल बादशाह से मिल करके अगर हम फैक्ट्री खोलने की इजाज़त अगर मांगे तो मिल जाएगा, लेकिन इस समय हॉकिंस को फैक्ट्री खोलने की इजाज़त नहीं मिलती है, क्योंकि पुर्तगालियों के द्वारा सबसे ज़्यादा विरोध किया जाता है ना। और बाद में जब सर टॉमस रो पहुंचता है जहांगीर के दरबार में, तो जहांगीर के दरबार में पहुंचने के बाद इसको संपूर्ण भारत में, है ना, संपूर्ण भारत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल जाती है। और इसी के बदले यह 3000 रुपया वार्षिक जो कर है वो देने की जो स्वीकृति है वो प्रदान कर देता है, यानी कि बदले में बादशाह को 3000 वार्षिक जो है वार्षिक कर ये देता है। और इस तरीके से अगर देखा जाए, है ना, तो इसने पहला, यानी कि अंग्रेजों ने जो पहला फैक्ट्री स्थापित किया वह पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित होता है, सूरत में। और सूरत में स्थापित होने के बाद जो दूसरा फैक्ट्री स्थापित किया जाता है वह दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में इसको स्थापित किया जाता है। मछलीपट्टनम में इसको स्थापित किया जाता है। और इतना ही नहीं, जब इसकी इजाज़त मिल जाती है, जब यहाँ पे कंपनी और फैक्ट्री खोल दिया जाता है, तो सर टॉमस रो जो है वह 1619 ईस्वी में यहाँ से लौट जाता है, भारत से लौट जाता है ना। कब? तो 1619 में ये जो है भारत से लौट जाता है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, चौथा प्रश्न देख लीजिए। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कहाँ पर किया था? अभी तो हम लोग चर्चा ही कर रहे थे,
है ना, अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे। क्या गोवा में स्थापित किया, या बंगाल में हुगली में स्थापित किया, या अमरकोट में स्थापित किया, या सूरत में स्थापित किया? अब तो प्रश्न आपसे बन ही जाएगा, है ना। अब जो प्रश्न है आपसे निश्चित तौर पे बन जाएगा, और इसकी स्थापना कहाँ किया गया? सूरत में किया गया था। यानी कि सूरत में, जैसे हम लोग अगर बात करें तो हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में पहुंचा तब उसने फैक्ट्री खोलने की इजाज़त जो मांगी, और उस इजाज़त मांगने में वो असफल रहा, क्योंकि इतना आसानी से आप ज़रा सोच के देखिएगा, पुर्तगाली यहाँ पर अपना प्रभुत्व बना के रखना चाहते थे, तो फिर इस स्थिति में कोई भी आदमी वहाँ पे सफल कैसे होगा? उस सफलता को ख़त्म करने के लिए, उसको असफल करने के लिए हमेशा जोरदार विरोध किया गया पुर्तगालियों के द्वारा। बाद में सर टॉमस, बाद में एक चीज़ और भी आपको बताते हैं यहाँ पर, बाद में देखिएगा एक कैप्टन है, कैप्टन मिडल्टन एक व्यक्ति है ना। कैप्टन मिडल्टन ने जो मुगल दरबार के जो गवर्नर हैं उनको पटा लेता है, और पटाने के बाद वह इजाज़त मांग लेता है किससे? जहांगीर से। और जहांगीर क्या करता है? इजाज़त दे देता है। और जब जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके सर टॉमस रो जब भारत पहुंचता है तो संपूर्ण भारत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त जहांगीर के द्वारा दे दिया जाता है, और उसके बदले में 3000 रुपये वार्षिक कर भी दिया जाता है। इस तरीके से मिडल्टन ने क्या कर लिया, ये जो है फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मांग लिया, और इस तरीके से पहला जो फैक्ट्री है सूरत में खोला जाता है। उसके बाद दूसरा जो फैक्ट्री है मछलीपट्टनम में खोला जाता है ना। और उसके बाद देखिएगा अहमदाबाद में भी फैक्ट्री खोला जाता है, और यहाँ तक कि देखिए बुरहानपुर में भी फैक्ट्री खोला जाता है, और यहाँ पर अजमेर में भी फैक्ट्री खोला जाता है, और आगरा में भी फैक्ट्री खोला जाता है ना। इस तरीके से संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के द्वारा फैक्ट्री खोला जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हो जाएगा 5 नंबर सवाल है, और देखिए 5 नंबर सवाल में 67वां बीपीएससी में प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में यह सवाल पूछा गया है। प्रश्न देखिए क्या कहता है कि किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था, है ना। और ये 67वां बीपीएससी में एग्ज़ाम हुआ था पीटी का, उस समय यह प्रश्न पूछा गया है। 5 ऑप्शन हुआ करते थे। तो किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो जो है यह भारत पहुंचा, तो कब पहुंचा, किसके समय में पहुंचा, है ना। आखिर वो कौन हो जाएगा? क्या बाबर होगा, क्या अकबर होगा, क्या जहांगीर होगा, या शाहजहां होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक कौन सा होगा, है ना। तो ये हो जाता है जहांगीर। हम लोगों ने पढ़ा है इसको, पहले ही हम बताए थे। ये कौन हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। सर टॉमस रो भारत में देखिएगा 1615 में यह सूरत पहुंचता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1616 में यह अजमेर जा करके वह जहांगीर से मिलता है। अजमेर जा करके 1615 में वह सूरत पहुंचता है, लेकिन 1616 में अजमेर जाकर के वह जहांगीर से यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पे मिलने के बाद वह मतलब संपूर्ण भारत में अंग्रेजी फैक्ट्री खोलने की अनुमति जो है वह प्राप्त करता है। और प्राप्त हो जाने के बाद यानी कि सफल हो जाने के बाद उसके बदले में 3000 वार्षिक कर देने की बात भी करता है। और कहा जाता है इस समय कहा जाता है कि सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना फैक्ट्री सूरत खोला, और सूरत के बाद मछलीपट्टनम या दक्षिण भारत में पहला फैक्ट्री स्थापित होता है। उसके बाद बहुत जगहों पर ये फैक्ट्री स्थापित होने लगा, जैसे बुरहानपुर देखेंगे, अजमेर देखेंगे, आगरा देखेंगे, अहमदाबाद देखेंगे। यहाँ पर सारे जगहों पर ये लोग क्या करते हैं, अपना फैक्ट्री जो है स्थापित कर लेते हैं, है ना। और आपको ये बता दें कि जो सर टॉमस रो है यह दूसरा अंग्रेजी यात्री रहता है, दूसरा अंग्रेजी यात्री। और पहला अंग्रेजी यात्री आपको पता ही है हॉकिंस होता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे।
छठा नंबर सवाल देखा जाए। देखिए छठा नंबर सवाल देखिए, और यह भी 65वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। यह 65वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, 2019 में एग्जाम हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? पटना में, इंपॉर्टेंट है, पटना में स्थापित किया। कब किया? तो क्या यह 1601 में किया था? क्या यह 1632 में किया था? क्या यह 1774 में किया? या 1651 में किया? उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक कौन सा होगा, है ना। लेकिन आयोग ने इसका आंसर कौन सा दिया? 1632 में। इसका जो आंसर है 1632 में दिया। अगर आप लोग कहीं पटना कॉलेज पढ़ रहे होंगे, है ना, पटना कॉलेज में अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो ज़रूर इमारत घूमना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिएगा पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है, उत्तरी इमारत जो है, इसी उत्तरी इमारत में ही यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1632 में। 1632 में इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित किया। और वो लोग जो थे, यानी कि डच जो कंपनी थी, यहाँ से वो लोग जो व्यापार करते थे, वो व्यापार यहाँ से सूती वस्त्र का होता था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूती वस्त्र का। और यहाँ से चीनी का ये लोग व्यापार करते थे, और चीनी के साथ साथ ये लोग सोरा का भी व्यापार करते थे, और सोरा के साथ साथ ये लोग अफीम का भी व्यापार करते थे। इन सारे सामग्रियों में इन लोगों का बहुत ज़्यादा रुचि था, पूछा जा सकता है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1632 में पटना कॉलेज की उत्तरी जो इमारत हम लोग देख रहे हैं, वहीं पर उन लोगों ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया। और उनका जो रुचि था, जो व्यापार करते थे बिहार से, वह सूती वस्त्र था, चीनी का था, सोरा था, और अफीम का ये लोग व्यापार करते थे, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 7 नंबर देखिए, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन ऐसा मुगल शासक था? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? जहांगीर, औरंगजेब, आखिर वो कौन व्यक्ति था जो यहाँ पे संघर्ष किया? तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको बात पता है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाता है, और 1707 में मृत्यु के बाद ही मुगल साम्राज्य जो है पतन की तरफ अग्रसर हो जाता है, उसके पहले नहीं। औरंगजेब की समय की अगर हम लोग बात करें तो मुगल सत्ता बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। उस समय भी किसी अंग्रेजी कंपनी को या किसी भी यूरोपीय कंपनी को इतनी क्षमता नहीं थी कि इसके सामने कुछ ऐसा हरकत कर दे। और यही वजह था कि इसी के समय में, औरंगजेब की समय में हम लोग बात करेंगे तो पहली बार, है ना, पहली बार ये होता है संघर्ष। पहली बार कब? तो ये देखिए 1600, है ना, ये होता है आपका 1686 में। 1686 में एक मुगल गवर्नर है जिनका नाम है शाइस्ता खां। शाइस्ता खान जो है अंग्रेजी लोगों पे टूट पड़ता है। उसका नाम क्या है? मुगल गवर्नर है, याद रखिएगा, मुगल गवर्नर है जिनका नाम है शाइस्ता खां, है ना। इनका नाम है शाइस्ता खां नाम रहता है। और इन्हीं शाइस्ता खां के द्वारा इतना मतलब प्रताड़ित किया जाता है, ये संघर्ष करने कहे तो अपने सेना को लेकर के इस तरह से टूट पड़ते हैं कि वहाँ एक अंग्रेजी सेनानायक है जिसका नाम है जॉब चॉर्नोक, जिसका नाम है जॉब चॉर्नोक नाम है। जॉब चॉर्नोक सहित सारे अंग्रेजी लोगों को हुगली तक वो खदेड़ देता है। एक गलती होती है शाइस्ता खां यानी कि औरंगजेब के द्वारा, हुगली तक जो है खदेड़ तो दे दिया जाता है, उसके बाद से ध्यान नहीं दिया जाता। फिर बाद में मुगल सम्राट के सामने, मुगल बादशाह के सामने फिर से वो क्या करते हैं? माफ़ी मांग लेते हैं। और हमारे मुगल जो बादशाह थे इतने ज़्यादा उदारवादी थे कि उसके षड्यंत्र को समझ नहीं पाया, है ना, जिसके वजह से फिर ये माफ़ी दे देते हैं और अंग्रेजी सरकार फिर से वो क्या करती है? भारत के अंदर प्रवेश कर जाती है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
इसी का ये था। चलिए 8 नंबर सवाल देखेंगे हम। 8 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? कौन सा तात्कालिक कारण हो जाता है, पूछा जा रहा है। कौन सा तात्कालिक कारण था? क्या अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता थी? क्या ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग थी? या कर्नाटक की राजगद्दी का मसला था? या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना? इसमें तात्कालिक कारण पूछा जा रहा है। कारण तो बहुत सारा है, लेकिन तत्कालिक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो प्रमुख कारण जो है इसका, प्रमुख कारण इसका डी आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना इसका प्रमुख कारण हो जाता है। और यही वजह है कि आपको पता होगा, यही वजह है कि सबसे पहला जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है ना, इसको भी देख लीजिए ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है ना, थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया जाए, है ना। चलिए, यहाँ पे जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध, याद रखना पड़ेगा आपको। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है, यह प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से लेकर के 48 तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक होता है। और यह कर्नाटक युद्ध जो है एला सापेल की संधि के तहत यह प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है यह समाप्त हो जाता है। देखिए एक बात है, अगर आप दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो, झड़प होकर के यह रह जाए, तो संभावना बनता है एक भयंकर युद्ध का, है ना। ऐसा ही होता है, इतिहास में ऐसा ही कुछ बार बार हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। तो प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है 1746 से 48 में हुआ, और यह एला सापल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कर्नाटक युद्ध है, दूसरा कर्नाटक युद्ध यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा कर्नाटक युद्ध 1748 से लेकर के 1754 तक होता है। यहाँ पर दूसरा कर्नाटक युद्ध 1748 से 1754 तक होता है। और यह दूसरा कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ वह पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। पांडिचेरी की संधि कहिए या गोडेहू की संधि कहिए, बात बराबर है। गोडेहू की संधि, इस संधि के तहत जो है दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त होता है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है, तीसरा कर्नाटक युद्ध भी देख लीजिए। तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से लेकर के 1763 तक। और ये 1756 और 63 में जो होता है यह समाप्त होता है पेरिस संधि के तहत। पेरिस संधि के तहत जो है तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है यह समाप्त हो जाता है। और इसी समय जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है उसे भी देख लीजिए। 1760 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है वांडीवास का युद्ध होता है। और इसमें वांडीवास में फ्रांसीसियों का यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, पूर्ण रूप से पतन हो जाता है अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सरकार के सामने अब कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो उसका सामना कर सके। और यही 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया जाता है। इसमें बुरी तरह से पराजित कर दिया जाता है। किसको? फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 9 नंबर। देखिए 9 नंबर यहाँ पर कहता है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? अभी हम लोगों ने किया, किसके खिलाफ लड़ा गया?
क्या ये फ्रांसीसी थे या स्पेन वाले थे या मैसूर थे या कर्नाटक थे? उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक कौन सा हो जाएगा, है ना? क्या हो जाता है इसका आंसर, क्या हो जाएगा? तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी हो जाता है ना? इसका आंसर क्या है? फ्रांसीसी हो जाएगा। वांडीवास की युद्ध के बारे में अगर हम लोग बात करें, है ना, तो ये देखिए ये जो वांडीवास का युद्ध है, ये वांडीवास का युद्ध दो लोगों के मध्य में होता है ना? दो लोगों के मध्य में होता है। एक हो जाते हैं अंग्रेज, है ना, अंग्रेज हो जाते हैं, और दूसरा हो जाता है फ्रांसीसी, फ्रांसीसी हो जाता है दूसरा। दोनों के मध्य में युद्ध होता है वांडीवास का, और वांडीवास का युद्ध कब होता है? तो 1760 में होता है। अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता है, पूछा जा सकता है अंग्रेजों का नेतृत्व जो कर रहा है उसका नाम है आयरकुट। आयरकुट यहाँ पर क्या कर रहा है? अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व कर रहा है। और पूछा जा सकता है कि इसी समय फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो काउंट डी लाली कर रहा है, काउंट डी लाली कर रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। वांडीवास का युद्ध जो है दो लोगों के मध्य में होता है, दो कंपनी, एक अंग्रेजी सरकार है और दूसरा फ्रांसीसी सरकार है। और दोनों का जो नेतृत्व है, अंग्रेजी नेतृत्व आयरकुट के द्वारा किया जाता है और फ्रांसीसी नेतृत्व जो है काउंट डी लाली के द्वारा किया जाता है। और इसमें फ्रांसीसी जो है यह पूर्ण रूप से हार जाते हैं, पूर्ण रूप से हार जाते हैं। और इसमें फ्रांसीसियों को हराने में आयरकुट का सबसे बड़ा योगदान हो जाता है ना? तो ये पूछा जाता है अक्सर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर सवाल है, वर्ष ... यहाँ पे लिखा हुआ है और कहता है कि टिप्पू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? और बीपीएससी में असिस्टेंट में 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसी में यह सवाल पूछा गया है। इसी में ये जो सवाल है पूछा गया है। क्या 1782 में हुआ, क्या 1792 में हुआ, या 1779 में, या 1784 में? कौन सा आंसर होगा? तो चलिए आंसर इसका हम लोग बता देते हैं, 1784 हो जाएगा, है ना? यहाँ पर 1784 हो जाता है। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम लोग बात करें, है ना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जितना भी हम लोग अभी इसका डेफिनेशन दिया है सारे के सारे प्रश्न आपको आगे मिलेंगे। अगर हम लोग इस तरीके से सही तरीके से, है ना, इसको करते चलें और लगता है जैसे मानते हैं कि हम लोग मंगलुरु का संधि करेंगे तो यहाँ पे 4 युद्ध होता है। चारों युद्धों को देख लेते हैं, बार बार रिवीजन में मिलेगा तो आपको याद रहेगा। बीपीएससी टीचर के लिए अभी का जो बात है ना, अंतिम रूप से ही तैयारी होना चाहिए और अच्छे तरीके से तैयारी होना चाहिए ताकि एक सीट जो है आपका कन्फर्म हो सके। यह बहुत ज़रूरी है। ये लास्ट बार है ना, और लास्ट बार में महात्मा गांधी वाला नीति अपनाना चाहिए, करो या मरो। पूरी एनर्जी के साथ, जितनी ताकत है उतनी ताकत का इस्तेमाल करिए, है ना, और जितना ईमानदारी से आप काम करेंगे, जितना ईमानदारी से आप पढ़ाई करेंगे, उतना ईमानदारी से आपका रिजल्ट भी आएगा और टेंशन नहीं होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, अभी सबका रिजल्ट आया, सारे लोग परेशान हैं 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर से, है ना। 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर से अगर कोई रुकता है तो बड़ा दुख की बात है। तो तैयारी इस तरीके से होना चाहिए कि ये तीसरा चरण जो है ना, ख़त्म हो गया और टेंशन नहीं लीजिए। जो लोग असफल हो गए हैं उनको एक बार अपनी पूरी एनर्जी के साथ बैठना होगा 8 से 10 घंटा, और निश्चित तौर पे 4.0 में आप कंप्लीट करेंगे। 4.0 में कंप्लीट करेंगे, लेकिन 3.0 में जो आपने तरीका अपनाया था उस तरीका को थोड़ा से बदलिए। तरीका बदलना चाहिए। तरीका अगर बदल देते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं और सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका कटअप भी आएगा, कटअप अच्छा आएगा। जिस तरीके से हम लोग जीएस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जीएस में जो पीआरटी की जो बात है, पीआरटी में जो 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, मेरे तरफ से 90 प्लस का टारगेट रहेगा और निश्चित तौर पे हम आपको दिलवाएंगे। और यहाँ पे जो जीएस से 40 जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर 32 से 36 प्रश्न अगर आप सही नहीं कर पाइएगा तो फिर आपका कटअप नहीं आएगा। कटअप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आप इस बार के रिजल्ट में खुद आप देखे होंगे, है ना।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रथम आंगल जो मैसूर युद्ध है ना, यहाँ पर प्रथम आंगल जो मैसूर युद्ध है, आंग्ल मैसूर युद्ध, यह प्रथम आंगल मैसूर युद्ध होता कब है? तो 1767 से लेकर के 1769 तक होता है। और प्रथम आंगल मैसूर युद्ध समाप्त होता है मद्रास की संधि के तहत। मद्रास की संधि के तहत जो है प्रथम आंगल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके बाद दूसरा आंगल मैसूर युद्ध यहाँ पर होता है 1780 से लेकर के 1784 में। और ये जो 1780 और 84 में जो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध होता है, यही सवाल आपसे तो कर रहा है ना, यही सवाल आपसे कर रहा है। और ये समाप्त होता है मंगलोर की संधि के तहत। मंगलोर के संधि के तहत जो है यह समाप्त हो जाता है। और इसी समय 1782 में हैदर अली की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इसी समय। उसके बाद नेतृत्व टीपू सुल्तान करते हैं, इसी में इसका नेतृत्व जो है वो टीपू सुल्तान करते हैं। और जो तीसरा आंगल मैसूर युद्ध है, तीसरा आंगल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 92 तक होता है। और यह समाप्त होता है श्री रंगपट्टनम की संधि के तहत। श्री रंगपट्टनम की संधि के तहत यह युद्ध है, यह समाप्त हो जाता है। और लास्ट में 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है और पूर्ण रूप से सब समाप्त हो जाता है। तो ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।